अच्छा, अब आ गई क्या आवाज? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग, राधे राधे। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं, क्रिया पढ़ने वाले हैं। और क्रिया का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से सवाल कठिन तो बनते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही सरल कर दूंगा। कोई भी प्रश्न है वो आपका कठिन नहीं होगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई ये प्रश्न आपका कठिन लग रहा है आपको। तो क्रिया किसको कहते हैं, यहाँ से आज की अपन शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो सुननी है ध्यान से। आपको क्रिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कभी जीवन में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसका कभी भी नहीं होगा, आज नहीं कभी भी नहीं होगा। देखो, किताब की जो भाषा है वो तो ये है कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाना है, वो क्रिया कहलाती है। किताब में तो इतना ही लिख रहा है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। किसी कार्य को करे या हो तो वही क्रिया है। ठीक है ना भाई? तो अब करना या होना पाया जाना ये समझ में नहीं आता कि करना कैसे होगा और होना कैसे होगा। तो इसको मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूं, समझ में आ जाएगी। मैंने कहा मैं करता हूं, और मैं करता हूं तो मैंने इस पेन को नीचे से यहां रखा था टेबल पर, मैंने इसको उठा लिया, बोर्ड पर लिखने लग गया। तो देखो, मैं कार्य को कर रहा हूं और फिर कार्य हो रहा है। बात समझने की है कि कर्ता के द्वारा किया गया जो प्रयत्न है वही क्रिया है। मैं करता हूं, आप करता हो, मान लो काम को कर रहे हो, आपने पेन को उठाया टेबल से, फिर आप लिखने लग गए। आप पेन को उठा रहे हो तब तो कार्य को कर रहे हो, और फिर आपने लिखने लग गए, तो ये काम आपका हो गया। तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाना है, यही क्रिया कहलाती है। अगर साधारण भाषा में देखें, मेरी भाषा में, तो कर्ता द्वारा किया गया जो प्रयत्न होता है उसको ही हम क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? कर्ता के द्वारा किया गया प्रयत्न क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। इतना समझ में आ गया? अब हिंदी क्रियाओं की पहचान क्या है? संस्कृत में क्रिया में से यदि ना को हम हटा देते हैं तो वो धातु कहलाती है। जैसे पढ़ना में से ना को हटा दिया तो पढ़ धातु बन जाती है। लिखना में से आपको ना को हटा दिया तो लिख धातु बन जाती है। अब आपसे पूछ लिया कि लेखन शब्द में कौन सी धातु है, तो हमारे दिमाग में आएगा यार लेखन में से न को हटा दो, लेख है। तो लेख नहीं है, उसकी मूल क्रिया है वो लिखना है, और लिखना में से हमने ना हटाया तो लिख धातु है। यानी लिखना में भी लिख धातु है और लेखन में भी लिख धातु है। तो हिंदी क्रियाओं की फिर पहचान क्या हुई? पहचान ये हुई कि हिंदी क्रियाओं का जो अंतिम वर्ण होता है वो ना होता है। कैसे? चलना, फिरना, उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना, हंसना, तैरना, तैराना, मुस्कुराना, उड़ना, उड़ाना, ये सब हिंदी की क्रियाएं हैं। यानी हिंदी की क्रिया की पहचान हो गई कि क्रिया हिंदी में कितनी है, कि सब क्रिया के प्रकार है वो तो हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहचान क्या है? तो हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण होता है ना, और ना को हटाने पर हिंदी में उसको जो शब्द बचता है, शब्द का अंश बचता है, उसको हम कहते हैं मूल क्रिया। उसको कहेंगे अपन मूल क्रिया या मूल धातु कहेंगे। मूल रूप से मूल धातु बच गई। समझ गए आप बात? तो जो बचता है ना को हटाने के बाद वो धातु होती है, या उसको हम हिंदी में बोले तो मूल क्रिया बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब आपकी बात मैं इससे आगे की बढ़ाऊं कि क्रिया को पहचाने कैसे, क्रिया कितने प्रकार की है, ये बहुत बाला सिस्टम है, इसको मैं क्लियर करता हूं। तो देखिए, अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं फिर से पूरी को रिपीट कर रहा हूं, भेद सहित बता रहा हूं। किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। नहीं, अभी मैं लिखूंगा तब लिखना मेरे साथ साथ। किसी कार्य का करना या
होना पाया जाना क्रिया कहलाती है, या हम कह सकते हैं किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि किसी कर्ता के द्वारा किया गया प्रयत्न, कर्ता के द्वारा किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाती है। हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण ना होता है, ना को हटाने पर क्रिया का मूल रूप बचता है। क्लियर हो गया? इसे ही हम संस्कृत में धातु कहते हैं। अब क्रिया कितने प्रकार की? क्रिया 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कैसे कैसे है? एक तो क्रिया कर्म के आधार पर होती है। अब कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की बांटी गई है। एक तो सकर्मक है, एक अकर्मक है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक है। लेकिन इसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि सकर्मक को कैसे पहचाने। पहले सीधा ही वाक्य आता था कि राम पत्र लिखता है में कौन सी क्रिया है, तो राम पत्र लिखता है, यहां तो हमको समझ में आ गया कि राम है, पत्र है और लिखना उसकी क्रिया है, ये तो सकर्मक है। राम रोता है, यहाँ पर 2 ही चीज है, राम है और रोना है, ये अकर्मक है, यहाँ पर कर्म नहीं है। पहले वाक्य में पूछता था, लेकिन अब शब्दों में पूछने लग गया क्रिया वो। जैसे आपसे कहा नाचना, लिखना, पढ़ना, मोड़ना, इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है या कौन सी नहीं है। अब शब्दों में कैसे पता करें हम कि भाई लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना, हंसना, इनमें सकर्मक कौन सी है, अकर्मक कौन सी है। ये मूल टंटा यहाँ पर फंसता है और यहीं से हम लुढ़कते चले जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अब इसको मैं आपको इतनी सरल कर दूंगा कि आप देखोगे और उत्तर आ जाएगा, देखोगे उत्तर आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल ही इतनी सरल कर दूंगा। अब सकर्मक अकर्मक जब समझ में आएगी, इसके बाद में सकर्मक के भेद हम पढ़ देंगे। सकर्मक कितने प्रकार की है, फिर अकर्मक कितने प्रकार की है, ये दोनों चीज हम क्लियर करेंगे। ये कर्म के आधार पर है। फिर आपके आती है प्रयोग के आधार पर क्रिया, और प्रयोग के आधार पर क्रिया है वो आपकी 8 प्रकार की क्रिया होती है। लेकिन वर्तमान भारत सरकार ने जो नई किताब दी है NCERT जिसको आप बोलते हैं, उसमें क्रिया के 5 ही रूप बताए हैं, 3 रूपों को हटा दिए हैं। अब वो कौन से हटाए हैं ये भी हमको पता होना चाहिए कि ये तो हटा दिए अब, और अब क्रिया 5 ही बची है। तो 5 उत्तर कब होगा और 8 कब होगा ये भी क्लियर करेंगे। एक क्रिया होती काल के आधार पर, जो किसी भी परीक्षा में या किसी भी सिलेबस में शामिल नहीं है। काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। काल 3 ही होते हैं। भूतकाल होता है जो बीत गया समय, एक वर्तमान काल होता है जो चल रहा है, एक आने वाला समय है जो भविष्यत काल है। तो भूतकाल में जो क्रिया घटित हो गई वो भूतकालिक है। सीता खाना बनाती थी, इसका मतलब भूतकालिक क्रिया है। सीता खाना बनाती है मतलब वर्तमान कालिक है। सीता खाना बनाएगी, सीता खाना बनाएगी मतलब भविष्यत कालिक है। तो ये लो, ये काल के आधार पर क्रिया खत्म हो गई। इस तरीके से नॉर्मल है, और ये जो काल के आधार पर क्रिया है वो किसी भी सिलेबस में नहीं है कक्षा 10 को छोड़कर, और न आपकी परीक्षा में आएगी। तो सर परीक्षा में कौन सी आएगी? तो परीक्षा में 2 ही आएगी, केवल कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया। समझ में आ गई? अब मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा, समझाता चलूंगा, लिखता चलूंगा। क्लियर हुआ? तो हेडिंग डालिए सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। तो सबसे पहले अपन को क्रिया की क्या लिखनी है? परिभाषा। ये रही परिभाषा। किसी कार्य का करना या होना पाया जाना, होना पाया जाना क्रिया कहलाती है, क्रिया कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ये बात समझ में आ गई आपको? कार्य को करेंगे हम और फिर काम हो जाएगा तो वो ही आपकी क्रिया बन जाएगी। या आप दूसरी परिभाषा आप देख सकते हैं, किसी कर्ता द्वारा, किसी कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न,
कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न। ही क्रिया कहलाती है, ही क्रिया कहलाती है। दोनों परिभाषा समझ में आ गई? मैंने आपको जैसे समझाई वैसे समझ में आ गई? समझ में आ गई हो तो बताओ कि भाई आ तो रही है मास्टर जी समझ में है। हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण, हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण ना होता है, अंतिम वर्ण ना होता है। जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, जागना, भागना, उठना, बैठना, जागना, रोना, हंसना, है ना, मुस्कुराना, तैरना, उड़ना आदि। समझ में आ गया होगा इतना तो। यदि इन क्रियाओं में से यदि इन क्रियाओं में से इन क्रियाओं में से ना को हटा दिया जाए, ना को हटा दिया जाए तो क्रिया का मूल रूप या मूल क्रिया, मूल रूप बचता है, जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं, जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कर लो नोट फटाफट से। जैसे आप मूल क्रिया देखना चाहो, मूल क्रिया जैसे आपने पढ़ धातु ले ली, पढ़ ले ली, चल ले ली, उठ ले ली, है ना, लिख ले ली, बैठ ले ली, है ना, ओढ़ ले ली आदि। ऐसी आपकी मूल क्रिया होती है। फटाफट से नोट कर दो, नोट करने में टाइम न लगाओ बस। नोट करने में टाइम नहीं लगाओ बस। चले, अब देखो क्रिया के भेद अपन समझते हैं। तो क्रिया के भेद क्या होते हैं? तो क्रिया के भेद देखो आप, क्रिया के भेद या आप कह सकते हैं प्रकार। कितने प्रकार में बांटा गया है? तो प्रकार तो क्या है? आधार है, तीन आधार, तीन आधार है इसके। कितने हैं? तीन आधार है।
तीनों आधार कौन कौन से हैं? तो तीनों आधार अपन देखते हैं तो तीन आधार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। तो देखो कितने रूप है इसके, तीन आधार कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको देखना है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर एक तो अपन देखेंगे कर्म के आधार पर, एक अपन देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या इसी का नाम होता है संरचना। के आधार पर प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया है, और एक है आपकी काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया। अब देखो ये जो काल के आधार पर क्रिया है ना, ये तो कहीं पूछी जाती ही नहीं है, ये तो कहीं पूछी जाती ही नहीं है। इसके तो तीन प्रकार होते हैं, वो नॉर्मल आपको याद रख लेने हैं। जैसे इसके आपको ध्यान रखने हैं, ये होती है तीन प्रकार की। तीन प्रकार में एक तो आपकी भूतकालिक होती है, एक तो भूतकालिक क्रिया होती है, परीक्षा में नहीं आएगी मैं पहले ही बोल रहा हूं। एक वर्तमान कालिक होती है, और आएगी भी तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। और एक होती है आपकी भविष्यत कालिक। भविष्यत कालिक होती है, परीक्षा में आएगी तो कोई भी नहीं छोड़ने वाला है इनको। आपको ये भी बात का पता चल गया होगा कि जो कार्य भूतकाल में हुआ वो भूतकालिक, और वर्तमान में हुआ वर्तमान कालिक, और आगे हो जाएगा तो वो भविष्यत कालिक हो जाएगी। अब देखिए आप, यहां से अपन चलते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया है वो, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार है? दो प्रकार है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो आपकी सकर्मक क्रिया है। कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है आपकी अकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी है आपकी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है। ये दो प्रकार की क्रिया है। अब गुरुजी ये सकर्मक क्रिया है, इसके भाग कितने हैं? इसके दो भाग ध्यान रखेंगे अपन। एक तो होती है एक कर्मक। एक कर्मक का मतलब जिस वाक्य में एक ही कर्म आएगा। और एक होती है द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म आएंगे, ये द्विकर्मक होती है। और आपका जो ये जो अकर्मक क्रिया है, इसके कितने भाग होते हैं सर? तो इसके भाग होते हैं तीन। तीन कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक तो होती है पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। और एक जो होती है आपकी, वो होती है आपकी गत्यर्थक। अब ये गत्यर्थक क्या है? गत्यर्थक, गत्यर्थक। और एक होती है आपकी स्थिर तयर्थक, ये होती है। अब ये क्या है, ये आपको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, तब ये आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगी। अब आपके पास बची कौन सी? प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर। पहले तो मैं आपको 8 के 8 नाम लिख रहा हूं, और 8 के बाद में फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्तमान में ये 5 ही बची है, 3 को हटा दिया है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ये है आपकी कितने प्रकार की? 8 प्रकार की।
ये है 8 प्रकार, और वर्तमान में इसके कितने प्रकार है? 5 प्रकार। वर्तमान में इसके कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो एक क्रिया होती है, वो तो होती है आपकी सरल क्रिया। एक तो होती है आपकी सरल क्रिया, और दूसरी होती है आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया। इन सब की पहचान भी बताऊंगा, सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन वाक्य शुद्धि में पूछ लेगा तब हम क्या करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी तीसरी है, वो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, जो आपकी सबसे मोस्ट रहेगी ये। ठीक है, इसमें ये दोनों आपकी वेरी मोस्ट रहेगी, ये वेरी मोस्ट रहेगी। पूर्वकालिक, एक होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, और एक आपकी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक। इसके अलावा आपकी 5वीं यदि क्रिया की हम बात करें तो 2 आपको समझ में आ गई होगी। एक होती है आपकी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, और एक होती है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, और एक होती कृदंत क्रिया। कौन सी होती है? कृदंत। एक होती है कृदंत क्रिया, और आप देखें तो एक होती है आपके 8वीं सहायक क्रिया। कौन सी होती है? सहायक क्रिया। अब सबसे पहले तो वो देखो तुम कि गुरुजी हटाया किस किस को है। ये पहले 8 प्रकार की क्रिया चलती थी प्रयोग के आधार पर। अब वाक्य शुद्धि में तो इसमें से सवाल पूछ लेता सब में से ही, लेकिन वर्तमान में उन्होंने किन किन क्रियाओं को हटा दिया जो काम की नहीं है। तो देखो, सहायक क्रिया कोई काम की नहीं है। सहायक क्रिया को तो कोई भी समझ जाता है, घोड़ा चला जा रहा है, तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? चला जा रहा है। तो आपकी एक तो किसको हटा दिया है वर्तमान में? इसको हटा दिया, सहायक क्रिया को, कि ये कोई काम की नहीं है। एक आपका इसको हटा दिया सरल क्रिया को, कि ये भी कोई काम की नहीं है, सरल क्रिया भी कोई काम की नहीं है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, राम पढ़ने जाता है, वो सरल क्रिया है। अब इसको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो एक तो ये गई, एक ये गई, 2 तो ये गई। अब देखो, 2 तो ये गई, तो आपकी कितनी बच गई? 8। अब एक क्रिया और हटा दी उन्होंने, जिसका नाम है सजातीय क्रिया। इसको भी उन्होंने हटा दिया है, सजातीय क्रिया को हटा दिया है। यानी आपके सामने ये 3 क्रिया सरल हटा दी है, सजातीय हटा दी है, सहायक क्रिया को हटा दिया है, ये तीनों क्रिया हटा दी। अब वर्तमान में कितनी बच गई? 5। कौन कौन सी? संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, और कृदंत है। कैसे पहचानेंगे इनको? बड़ा ही सरल तरीका इनका मैं आपको बताऊंगा, कि आप खटाके से एक बार में चुटकी में। सरल क्रिया की बात करूं, सबसे पहले हटा तो दिया है, लेकिन मैं आपको वाक्य तो बता ही देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा, राम जाता है, गीता पढ़ती है, मोहन घर गया है, ऐसे सरल क्रिया है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी, वो आपकी कौन सी होगी? सरल क्रिया होगी। वो कौन सी होगी? सरल क्रिया होगी। आज यार ये फोन वाले इतना परेशान कर रहे हैं। तो आपको मैं समझा देता हूं कि सरल क्रिया में क्या आना है, संयुक्त में क्या आना है, पूर्वकालिक में क्या आना है, प्रेरणार्थक में क्या आना है। हाँ जी, तो नितिन जी का क्या आ रहा है? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे? 8 प्रकार या 5 प्रकार? हाँ, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा
कि सर क्रिया कितने प्रकार की है, तो आपको पहली बार तो वो या तो 8 ही देगा या 5 ही देगा। लेकिन राजस्थान में अब की बार इसमें से सवाल आया और उसमें 8 प्रकार उसने दिया ही नहीं। 8 प्रकार ऑप्शन में ही नहीं था। जब ऑप्शन में नहीं था तो आपके पास में बच गया कौन सा उत्तर? 5 प्रकार। लेकिन तुम कहोगे कि सर 8 प्रकार भी कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। कब? जब विकल्प में 5 ऑप्शन में नहीं है। 5 ऑप्शन में नहीं है। अगर 5 ऑप्शन में है तो हमारा पहला उत्तर 5 प्रकार ही होगा। पहला उत्तर क्या होगा? 5 प्रकार ही होगा। और 5 नहीं है तो 8 होगा। और फिर तुम कहोगे सर दोनों ही आ गया तो आपका उत्तर 5 ही होगा। अगर विकल्प में 8 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है तो हमारा उत्तर 5 पहले होगा, क्योंकि भारत सरकार के एनसीईआरटी प्रूफ है उसका। तो पहले इसका उत्तर 5 होगा। और दोनों एक एक है तो एक एक उत्तर है ही, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब सरल क्रिया की बात करते हैं अपन। तो सरल क्रिया क्या है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी वो सरल है। अब संयुक्त का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब यह है कि जिस वाक्य में 2 क्रिया जुड़ी हुई है। अब 2 क्रिया तो भाई साहब पूर्वकालिक में भी आती है और सजातीय में भी आती है, प्रेरणार्थक में भी आती है। तो 2 क्रिया जुड़ी हुई है वो संयुक्त है। लेकिन पहचान क्या है? तो आपको एकदम सरल ट्रिक बता रहा हूं, सेकंड लगाते ही उत्तर आ जाएगा आपका। कैसे? जब वाक्य में 2 क्रिया हो रही हो और दोनों अलग अलग हो तो वो होगी आपकी संयुक्त क्रिया। दोनों अलग अलग कैसे होगी सर? उदाहरण बताओ। तो दोनों कैसे होगी अलग अलग? जैसे मैंने कहा राम उठ बैठा। अब देखो उठना क्रिया अलग है और बैठना अलग है, लेकिन जुड़ी हुई ये दोनों। उठ बैठा। सीता ने खाना बना लिया। तो देखो बनाना अलग है और लिया अलग है। बनाना अलग है और लिया अलग है। खाना बना लिया, तो बना और लिया ये संयुक्त क्रिया है। गाय ने या मनुष्य ने या मोहन ने खाना खा और लिया, तो खाना और लिया दोनों अलग है। तो खा लिया, पी लिया, रो लिया, जाग गया, उठ बैठा, ये सब क्रिया कौन सी है बताओ? संयुक्त क्रिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई क्या बात? समझ में आ गई क्या? जल्दी बताओ। पहले ये संयुक्त समझ में आएगी तब मैं आगे चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूं मैं। इन पे मैं गोल चक्कर कर देता हूं, जिनको हटाया है उन पे। इन पे मैंने गोल चक्कर कर दिया है, ये चौकोर बॉक्स इनको हटा दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई है? संयुक्त क्रिया समझ में आई तो फिर तो आ गई, फिर और तो सारी की सारी क्लियर है। जब वाक्य में 2 क्रिया हो रही हो और दोनों ही क्रिया अलग अलग हो तो सीधा सीधा उत्तर है संयुक्त क्रिया। जैसे आपको मैंने कल YouTube पर जब वाक्य पढ़ाए थे कल या परसों में, तब मैंने आपको ऐसी क्रिया बताई थी, खा लिया, पी लिया, बना लिया, उठ बैठा, जाग गया। ये जब ऐसी क्रिया आती है, बिल्कुल चला गया, आ गई, बिल्कुल। इसका मतलब ध्यान रखेंगे, जब दोनों क्रिया आपकी एक ही साथ हो और दोनों ही अलग अलग हो तो वहां उत्तर आपका कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त। एक क्रिया आई तो वो तो सरल होगी, फिर एक क्रिया आई तो वो तो सरल हो जाएगी, वो तो सरल क्रिया हो गई। राम स्कूल जाता है तो जाता है, बस एक ही क्रिया है। क्लियर हो गई? एक बार में ही देखते ही उत्तर क्लियर हो जाएगा। अगला देखो आप, पूर्वकालिक की यदि मैं बात करूं आपसे, पूर्वकालिक की ट्रिक देखिए आप, कितनी सरल दुनिया की ट्रिक है। लेकिन भाई साहब ध्यान रखना पड़ेगा, पूर्वकालिक क्रिया में 2 चीज ध्यान रख लेनी है आपको। मैं 2 शब्द लिख दूं यहाँ पर, वो दोनों शब्द कौन कौन से हैं वो मैं दोनों शब्द आपको यहाँ पर लिख रहा हूं। देखो पूर्वकालिक क्रिया में 2 शब्द लिख रहा हूं। एक तो लिख दिया मैंने कर और एक लिख दिया मैंने करके। ये देखो 2 शब्द लिख दिया मैंने।
और दो शब्द के बाहर जीवन में पूर्वकालिक क्रिया बाहर नहीं जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब एक वाक्य में दो क्रिया हो, एक क्रिया समाप्त हो गई और फिर दूसरी शुरू हो गई, एक समाप्त हुई और तुरंत ही दूसरी चालू हुई, तो जिसमें पहले जो क्रिया होगी उसका नाम पूर्वकालिक है। जैसे मैं ठुकरा कर गिर पड़ा, तो बताओ पहले कौन सा काम होया? पहले ठुकराया और फिर गिरा। ठुकरा कर गिर पड़ा, ये देखो कर जोड़ दिया मैंने, ठुकरा कर गिर पड़ा। लेकिन कर और कर के कहां जोड़ेंगे? ये ही बात आपकी गलत करवा देगी वाक्य को कि सर कर कहां जोड़ेंगे और कर के कहां जोड़ेंगे, ये बात आपको खा जाएगी। इसका भी तरीका आपको मैं बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रख लेना है कर कहां जोड़ना है, कर के कहां जोड़ना है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए आपके सामने मैंने वाक्य लिख रहा हूं 4। देखो आपसे पूछा किसमें सही पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सही पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखो किसमें सही पूर्वकालिक क्रिया है, आपको विकल्प दे दिया ए। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, राधा नहा कर के मंदिर गई, राम दर्शन कर चला गया। और डी में आपको दे दिया श्याम स्नान कर पूजा करने लगा। अब छांटो। हम गिरकर ही संभलने वाले थे, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। दीपिका ने जो लाइन लिखी है उसको पूरी कर देता हूं मैं। आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, हम गिरकर ही संभलने वाले थे, आप फिर मुस्कुरा गए। क्या करेंगे अपन? पहचान नहीं पाएंगे भाई साहब, मामला इतना ही गड़बड़ है, क्योंकि यहां भी कर जुड़ रहा है, यहाँ करके जुड़ रहा है, यहाँ कर जुड़ रहा है, यहाँ पर कर जुड़ रहा है। कौन सा वाक्य सही होगा? यही तो इसकी बड़ी दिक्कत है, और इस बात को ही हर आदमी नहीं समझ सकता, न कोई समझा सकता है, न कोई किताब में लिखा हुआ है आज तक में। तो अब जिनका उत्तर अलग अलग आ रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक देखिए आप, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखें। ट्रिक क्या है, आपको कहा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि जहां भी क्रिया आती है तो क्रिया के साथ तो हम जोड़ते हैं कर, और जहां भी शब्द आता है तो वहां पर हम जोड़ते हैं करके। शब्द का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, तो वहां हम जोड़ते हैं करके। जब भी क्रिया आएगी तो क्रिया के साथ तो जोड़ेंगे कर, तब वाक्य सही होगा।
और जहां भी शब्द आएगा वहां पर जोड़ेंगे करके। यदि क्रिया के साथ करके जोड़ दिया तो वाक्य गलत आपका, यदि शब्द के साथ कर जोड़ दिया तो भी वाक्य गलत है। यानी क्रिया के साथ तो कर ही जोड़ेंगे, शब्द के साथ करके ही जोड़ेंगे, तभी वाक्य आपका समझ में आएगा। अब तुम यो कहोगे सर ये क्रिया में शब्द में अंतर क्या है? तो भाई साहब आपको ध्यान है कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि क्रिया वही होती है जिसके अंत में ना जोड़ सकते हैं। चलना, फिरना, उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना, हंसना, क्रिया वही होगी। और जिसके अंत में हम ना नहीं जोड़ सकते वो क्रिया नहीं होगी, वो शब्द होगा। अब मुझे ये बताओ कि पढ़ना क्रिया है क्या? ये बता दो आप, तो पढ़ना क्रिया है क्या नहीं है? ये बताओ मुझे, पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है क्या? इसमें शब्द क्या है जिसके साथ कर जुड़ रहा है? इसमें शब्द जुड़ रहा है पढ़ना। इसमें क्रिया, इसमें शब्द जुड़ रहा है नहाना। इसमें शब्द जुड़ रहा है दर्शन, और इसमें शब्द जुड़ रहा है स्नान। आप मुझे ये बताइए भाई कि इसमें से क्रिया कौन सी है? इसमें से क्रिया कौन सी है? तो भाई पढ़ना तो क्रिया है, और क्रिया के साथ मुझे क्या जोड़ना है? कर जोड़ना है। इसका मतलब मैंने कर जोड़ रखा है। आपका वाक्य कौन सा सही हो गया? ए करेक्ट हो गया। हो गया क्लियर? अब देखो, नहाना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया के साथ मुझे क्या जोड़ना था? कर, लेकिन मैंने तो करके जोड़ दिया। इसका मतलब ये वाक्य क्या हो गया आपका? गलत हो गया ना? गलत। नहाना क्या है? क्रिया है। तो नहाना के साथ मैंने करके जोड़ दिया, यहां कर जुड़ता तब तो वाक्य सही होता। यहां क्या होना चाहिए था? कर ही होना चाहिए था, करके नहीं होना चाहिए था, इसलिए वाक्य गलत हो गया बी। नहाना क्रिया है। अब क्या दर्शन शब्द है, ये दर्शन को मैं दर्शना बना सकता हूं क्या? दर्शन की कोई क्रिया नहीं होती, दर्शन तो शब्द है। दर्शन का दर्शना कभी भी नहीं बन सकता। दर्शन दर्शन ही रहेगा, दर्शना नहीं बनेगा। जैसे पढ़ को तो पढ़ना बना लिया, मैंने नहा को नहाना बना लिया, लेकिन दर्शन को तो मैंने दर्शना बना ही नहीं सकता मैं। तो ये दर्शना नहीं बना सकता, तो ये तो शब्द है, और शब्द के साथ तो क्या जोड़ता? करके, और मैंने जोड़ दिया कर। यहां क्या आना चाहिए था? करके, ये शब्द था, इसलिए शब्द के साथ मैंने कर जोड़ दिया। बाकी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। फिर देखो आप, स्नान, स्नान को क्या स्नाना बना सकता हूं? कभी नहीं बन सकता। नहाना तो क्रिया है, लेकिन स्नान, स्नान है वो क्रिया नहीं है, वो क्या है? एक शब्द है। बताओ, स्नान को स्नाना बना सकता हूं? नहीं बन सकता। इसका मतलब स्नान एक क्या है? शब्द है, और शब्द है तो शब्द के साथ में क्या जोड़ना चाहिए था? करके, और मैंने क्या जोड़ रखा? कर। इसका मतलब वाक्य ये भी क्या है? गलत है। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ए करेक्ट। बोलो, समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ आप फटाफट से। क्रिया के साथ क्या जोड़ेंगे? कर। शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? करके। मैं दो वाक्य लिख रहा हूं, दोनों में से मुझे बताइए सही कौन सा है। ए लिख दिया मैंने। पूजा, पूजा सोकर पढ़ने लगी। और ये पूजा सोकर के पढ़ने लगी। मुझे बताओ दोनों में से सही कौन सा है? कुमुद, पूनम। मतलब मेरी बात समझ में आ गई? मतलब मेरी बात समझ में आ गई? भाई सोना क्या है? क्रिया है, और क्रिया के साथ मुझे कर जोड़ना था। इसका मतलब हमारा उत्तर यहाँ पर कौन सा सही हो गया? ए वाला सही होगा, क्योंकि सोना तो क्रिया है, इसलिए करके नहीं जुड़ेगा। चलो चलो चलो, दूसरा दो वाक्य और दे देता हूं मैं आपको। मंत्री जी
उद्घाटन कर चले गए। और मैंने दे दिया आपको मंत्री जी उद्घाटन करके चले गए। दोनों वाक्यों में से सही कौन सा होगा देखो इधर वाले में। पवन बी कैसे बता रहा, सोना तो क्रिया है। कौन सा सही होगा? समझ में आ गई? एक क्या है गलत है, क्योंकि उद्घाटन को मैं उद्घाटना नहीं बना सकता। ये तो उद्घाटन तो एक क्या है शब्द है, और शब्द के साथ तो क्या जुड़ेगा, करके जुड़ेगा। वाक्य आपका कौन सा सही होगा? बी। बोलो, आया मजा? ऐसा कभी पढ़ी आपने क्रिया? पढ़ी के कभी क्रिया? आ गए आनंद? क्लियर क्रिया? पूर्वकालिक कभी जीवन में गलत होने वाली नहीं है। तो आप देखिए यहां पर आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पूर्वकालिक संयुक्त क्रिया आपके समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपको यहां पर बताई थी, उठ बैठा है ना, बना लिया है ना, जैसे मैंने आपको बताया था बना लिया, बना लिया, खाना बना लिया, जैसे खा लिया, ऐसे ऐसी क्रिया आती है यहां पर। बात समझ में आ गई क्या? फिर से एक बार बताऊं, फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो। क्या कहना था मुझे ये कहना था उद्घाटन को उद्घाटना बना नहीं सकता मैं। उद्घाटन को उद्घाटना नहीं बना सकता, तो उद्घाटन तो एक शब्द ही हुआ ना। जिसके पीछे ना जोड़ सकता हूं वही क्रिया है, और ना जोड़ सकता हूं उसी के साथ कर लगाना है। जिसके साथ ना नहीं जोड़ सकता उसके साथ करके लगा दो बस। देख लो, पढ़ना क्रिया है तो इसके साथ कर जोड़ दिया, मतलब वाक्य सही हो गया। नहाना क्रिया है, क्रिया के साथ कर जुड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने करके जोड़ दिया, वाक्य गलत हो गया। दर्शन को मैं दर्शना नहीं बना सकता, दर्शन एक शब्द है, शब्द के साथ करके जोड़ना था मुझे, लेकिन मैंने कर जोड़ा, इसलिए वाक्य गलत है। स्नान एक शब्द है, स्नान को स्नाना क्रिया नहीं बना सकता, इसलिए स्नान शब्द है, शब्द के साथ करके जोड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ कर जोड़ा, तो इसलिए वाक्य गलत हो गया। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो गया? यही हो गया। ये सोना क्रिया है, तो क्रिया के साथ कर जोड़ा इसलिए वाक्य सही है, इसमें करके जोड़ दिया इसलिए वाक्य गलत है। उद्घाटन एक शब्द है और शब्द के साथ क्या जुड़ता है? करके, मैंने यहाँ कर जोड़ दिया इसलिए वाक्य गलत है, और ये उद्घाटन के साथ करके जोड़ दिया, ये आपका सही है। प्रतिज्ञा आई समझ में? अभी नोट तो कराएंगे, डिटेल लिखेंगे तब। अभी समझाया तो रही है, अभी तो समझा ही रहे हैं, नोट तो अभी पूरी डिटेल लिखेंगे। शब्द के साथ करके जोड़ दो। और मैं आपका एक भ्रम भी मिटा देता हूं। अब चलो तुम इतना ही चाहते हो तो मैं भ्रम भी मिटा देता हूं। तुमको कभी जिंदगी में ये 3 शब्दों के अलावा चौथा शब्द याद नहीं रखना है। दर्शन, स्नान, उद्घाटन। ये जीवन में कभी भी तीसरे शब्द का सवाल नहीं पूछेगा आपसे। इन 3 शब्दों के साथ करके जोड़ना है, बाकी सबके साथ क्या जोड़ना है? कर जोड़ना। ले, अब बीमारी खत्म। ले, अब तुम्हारी जीवन भर की बीमारी कतई खत्म हो गई। अब तुमको अटड़म पटड़म नहीं करनी, प्रतिज्ञा की बीमारी खत्म कर दी मैंने। मुझे लगता है इसके कम समझ में आती है हर बात ही। अब सोचे ही मत, ना के साथ और
का के साथ और फा के साथ और उबा के अंटम संटम, अलाना फलाना ढीकना, ये सब छोड़ दे दिमाग में। ये 3 शब्द जहां दिखे उनके साथ करके जोड़ना, बाकी सबके साथ कर जोड़ना। ये ले ले, और कुछ चाहिए? ये कॉन्फिडेंस है, पावर, पावर कॉन्फिडेंस है ये। अब तुमको कतई बीमारी खत्म कर दी। 3 शब्द दिखे ये तो इनके साथ करके जोड़ना, बाकी सबके साथ में कर जोड़ना है। हाँ, यही तो बात है, लाइफ टाइम का टंटा खत्म कर दिया है। चलो आइए, समझ में आ गई? ये आपकी सरल क्रिया कंप्लीट हो गई, संयुक्त कंप्लीट हो गई। प्रेरणार्थक पाओ। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है कि प्रेरणा दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रेरणा। अब प्रेरणा का मतलब क्या है? जब कर्ता खुद काम नहीं करता है, दूसरे पर काम करवाता है। तुम तो सीधा दिमाग लगा लो, दूसरे से काम करवाएगा, दूसरे से काम करवाता है, दूसरे से काम करवाता है, तो उसका सीधा सीधा 100% उत्तर सीधा प्रेरणार्थक कर दो। दूसरे से काम कैसे करवाएगा? जैसे अध्यापक है, छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, तो भाई अध्यापक थोड़ी पढ़ रहा है, भाई अध्यापक थोड़ी ना पढ़ रहा है, दूसरे से काम करवा रहा है, छात्र पे पढ़वा रहा है। जैसे मालिक नौकर से पानी मंगवाता है, तो मालिक थोड़ी ला रहा है, नौकर पे काम करवा रहा है। जब भी कोई काम दूसरे से करवाया जावे, प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे माँ बच्चे के बाल कटवाती है, तो माँ खुद काट रही है कि बच्चे के बाल? ना, नाई से कह रही है तब काटेगा। नाई बिना कहे काट देगा? नाई की हिम्मत है? नहीं काट सकता। माँ को नाई से कहना पड़ेगा, नाई काम करेगा। दूसरा काम, जैसे सरपंच ने तालाब बनवाया, तो सरपंच खुद थोड़ी ना बनाएगा, दूसरा ही तो बनाएगा, मजदूर काम करेंगे। तो जब भी कर्ता खुद काम नहीं करता है, दूसरे से काम करवाया जाता है, तो वहां पर उत्तर आपका क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया? जैसे किसान ने पेड़ कटवाए, तो पेड़ कटवाए इसका मतलब खुद ने थोड़ी ना काटे, कटवा रहा है दूसरे से, तो दूसरे से कटवा रहा है, इसका मतलब सीधा कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया है। आ गया समझ में? प्रेरणार्थक क्रिया क्लियर हुई कि नहीं? बताओ फटाफट से। कर्ता खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से काम करवाएगा। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, नौकर मालिक से दूब कटवाता है, माँ बच्चे से कपड़ा धुलवाती है। बताओ, माँ बेटी से पानी मंगवाती है। खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से काम करवाएगा, यही प्रेरणार्थक है। अब आपके पास बची कौन सी? सहजाती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सहजातीय क्रिया में कर्म और क्रिया, हाँ, कोई भी काम दूसरे से करवा लो, तुम कोई भी काम दूसरे से करवा लो। सहजातीय का मतलब यह है कर्म और क्रिया एक जाति के आएंगे। एक जाति का मतलब एक धातु से बने हुए आएंगे। कैसे कैसे आएंगे? जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, देखो मैंने आपको ये शब्द दिया, लड़ाई लड़ी, ये देखो लड़ाई और लड़ी। अब ये दोनों एक ही धातु से बने हैं, लड़ाई लड़ी लड़ धातु से बने हैं, दोनों लड़ धातु से बने, लड़ाई लड़ी। पढ़ाई पढ़ी, ये देखो मैंने कह दिया पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। ये देखो खाना खाना खाया, पानी पिया, पानी पिया। खेल खेला, खेल खेला। आपके समझ में आ रही है? एक ही धातु से बन रहा, लड़ लड़, पढ़ पढ़, खा खा,
पा पा, खेल खेल। इसका मतलब जब कर्म और क्रिया है वो दोनों, हाँ चढ़ाई चढ़ी। जब आपकी कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हुए आ जावे तो वही क्रिया कौन सी होती है? सहजाती है। भारत ने अनेक लड़ाई लड़ी, मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, गाय ने खाना खाया, मोहन ने पानी पिया, गहलोत ने खेल खेला। इसका मतलब आप देखो कि जब कर्म और क्रिया एक ही धातु के आ जाते हैं तो वहां पर आपकी क्रिया हो जाती है सहजाती है, कतई नॉर्मल है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाले जो क्रिया है, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से, किस किस से बनेगी? कृदंत का मतलब तो क्रिया ही होता है, तो कृदंत का मतलब क्रिया से बनने वाली क्रिया है, वो तो कृदंत है। बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली वो कौन सी है? नाम धातु है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों से बनने वाली क्रिया है वो नाम धातु है, और क्रिया से बनने वाली वो कृदंत है। क्रिया से बनने वाली है वो कौन सी है? कृदंत है। हाँ बंसी बजाई, बिल्कुल। तो जब भी नाम धातु आएगी वो संज्ञा से बनी हुई क्रिया आएगी, और कृदंत में क्रिया से बनी हुई क्रिया आएगी। सहायक क्रिया तुम जानते ही है। ये आपकी पूरी प्रयोग के आधार पर क्रिया हो गई। और काल के आधार पर क्रिया है वो तीन प्रकार की, भूतकालिक, वर्तमान और भविष्यकालिक। पिछले समय में क्रिया घटित हुई वो भूतकालिक, सीता खाना बनाती थी, ये भूतकालिक। सीता खाना बनाती है ये वर्तमान कालिक, और सीता खाना बनाएगी ये भविष्यकालिक है। ये तुम्हारी पूरी क्रिया कंप्लीट हुई। अब आपको क्या करना है? आपको करना है वो ये करना है कि इनमें अंदर से कितने सवाल बनते हैं, इसके भेदों से सवाल कैसे बनते हैं, शब्दों को कैसे पहचानते हैं, शब्दों को कैसे उठना बैठना जागना भागना रोना को कैसे पहचानते हैं, इनके अपवाद कौन कौन से हैं, कब दो क्रिया हो सकती है, एक सवाल के दो उत्तर कब हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें और इसकी पूरी डिटेल उदाहरण सहित एक एक क्रिया के अपन कम से कम 10-10 15-15 उदाहरण लिखेंगे, और तब जाके ये पूरी डिटेल से समझाऊंगा। इसके बहुत सारे अपवाद है। अभी तो कुछ नहीं बताया है अंशवी जी, अभी तो कुछ नहीं बताया। दुनिया की कोई किताब पढ़ के देख लो, 5-6 लाइनों में पूरी क्रिया खत्म कर देते हैं। अपन की 5 दिन में तो क्रिया पूरी होगी। अति आनंद आ गया ना। तो अब आपको इनकी डिटेल और इनकी जो अंदरूनी जो कठिन सवाल बनते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आपकी मुख्य चीज रह रही है, मुख्य ये है कि सहकर्मक और अकर्मक में अंतर क्या है। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि सहकर्मक को कैसे पहचानेंगे, अकर्मक को। कई वाक्य ऐसे लगते हैं कि ये सहकर्मक है और कई वाक्य ये लगते हैं कि ये अकर्मक है। एक में ही दो दो चीज दिखती है, तो उसका अंतर मैं आपको कल समझा दूंगा और खटाके से लिखा दूंगा। आया आनंद? 1 घंटे का पता ही नहीं चल रहा ना, पता चलता भी नहीं है। जब पढ़ने का मन हो, पढ़ाने का मन हो, तो समय का पता नहीं चलता है। 15 मिनट जैसी क्लास लगी होगी आपको। चलो इसी के साथ अपन मिलते हैं कल। साहित्य पर मिलते हैं।